आप सभी का स्वागत है। एक पेपर हम लोग आज करें फिर, और इस पेपर में क्या देखना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने होगा। तो पहले प्रश्न में कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, इन्हें हम लोगों को सम्मिलित कर देना है। कुछ पुस्तकें जानबूझ के रखी गई हैं, कुछ पुस्तकें जानबूझ के रखी गई हैं एक तरह की, जिससे कि बार बार इनमें जो कन्फ्यूजन्स होते हैं इसको आप तवारीख पढ़ेंगे। ये वाला तवारीख भी, ये भी यही तवारीख है, ठीक है ना। तो इसको आप तवारीख ही पढ़ेंगे। तो ये आपको मुंतखब लबाब है। तो चंद्रयश जी नमस्कार। तो इस पहले क्वेश्चन को हम लोग मिलाएं तो खुलासत उत तवारिक मुंतखब उल लबाब मुंतखब उल तवारिक माशिर आलमगीरी, ये पुस्तकें किसके काल की हैं और कौन इनके लेखक हैं। तो इनको मिला दे जल्दी। कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर जल्दी हम लोग कर लें। बहुत सीधा सा प्रश्न है, सीधा सीधा कुछ ग्रंथ हैं और उनके लेखक पूछे गए हैं। 1C सी को देखा जाए तो सी में 1 का 3 खुलासतुर तवारिक, ठीक। बी का 2 मुंतखब लबाब शाकी, अच्छा मुंतखब लबाब बी का 2 है, बी का 2। खफी का मुंतखबुल तवारिक, मुंतखबुल तवारिक डी, और माशिर आलमगीरी शाकी मुस्तैद का। बिल्कुल सही आंसर है। ये पुस्तकों, गुड इवनिंग शुभम जी, समीर जी गुड इवनिंग। तो ये जो खुलासत उत तवारिक है सुजान राय भंडारी, ये 3 पुस्तकें आपकी औरंगजेब के काल की हैं, इन 3 को। और ये मुंतखब तवारिक ये अकबर के काल की अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा ही लिखी गई थी। हालांकि अब अकबर से बचा के लिखी गई थी, अकबर के समय ये नहीं प्रकाशित हुई थी, ये सामने आई थी औरंगजेब के समय में, क्योंकि बदायूनी अकबर की आलोचना करते हैं, उनकी तमाम बुराइयों को बताते हैं। खुलासत तवारिक सुजान राय भंडारी ने इसे लिखा और इसी में वो कहते हैं कि काबुल और कंधार हिंदुस्तान के 2 द्वार हैं। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हिंदुस्तान में प्रवेश करने के संदर्भ में यही पहले थे। तो काबुल और कंधार को ये 2 द्वार बताते हैं। मुंतखबुल लबाब खफी खा की किताब है, ये औरंगजेब के समय की है। इसमें वो औरंगजेब की बुराई करते हैं, लेकिन औरंगजेब के समय में ये प्रकाशित नहीं होती है। मोहम्मद खां रंगीला को, ये मोहम्मद शाह रंगीला को ये अपनी पुस्तक भेंट करते हैं, ठीक। तो खफी खा में हालांकि औरंगजेब की कुछ उनके धार्मिक जो मान्यताएं थीं और धार्मिक मान्यताओं के तहत जिस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करता था, उसकी वो उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अन्य उसकी प्रशासकीय नीतियों की इसमें आलोचना की गई है। विशेषकर किसानों की जो दुर्दशा थी उसका चित्रण इसमें खफी खा ने किया है, ठीक। तो ये कुछ किताबें थीं। बिल्कुल सही आंसर सी मिलाया आप लोगों ने, ठीक। आगे चलें। शाहजहां काल का पहला सरकारी इतिहासकार कौन था? शाहजहां काल का पहला सरकारी इतिहासकार, आप जानते हैं कि शाहजहां के काल में सरकारी इतिहासकार लेखन तो औरंगजेब के काल से ही शुरू हो जाता है। 1574-75 में औरंगजेब ने सरकारी अभिलेखागार तैयार करने को कहा
और सरकारी इतिहास लिखने की बात शुरू हो गई। 1588 में उसने अपने सभी मनसबदारों से, सभी जो केंद्रीय अधिकारी थे, उन सब से उसने इतिहास लिखने को कहा था। तो सब ने इतिहास लिखना अपने अपने हिसाब से शुरू किया था। तो शाहजहां के काल में भी ये लेखन हो रहा है। पादशाहनामा नामक पुस्तक लिखी गई थी शाहजहां के समय में, और इसका लेखन जो है कई लोगों ने मिल के किया था। कई लोग भिन्न भिन्न कालों में इसका लेखन किए। तो उसमें पहले जो जिनकी नियुक्ति हुई पादशाहनामा लिखने के लिए वो कौन है? दूसरे का बी अब्दुल हामिद लाहौरी। तो दूसरे का बी की बात कही जा रही है। बिल्कुल दूसरे का बी जो है ये 2 नंबर पे है, तो ये 2 नंबर पे ही आएंगे। पहले नंबर पे काजवीनी, मोहम्मद अमीन काजवीनी को पहली जिम्मेदारी पादशाहनामा लिखने की दी जाती है, और उसके बाद इनसे ये कार्य छीनकर लाहौरी को दिया जाता है, और फिर इसे मोहम्मद वारिस लिखते हैं। तो 3 लोगों ने इस पादशाहनामा को लिखा। सबसे पहले काजवीनी, फिर लाहौरी, फिर मोहम्मद वारिस। और मोहम्मद सादिक ने शाहजहांनामा लिखा। मोहम्मद सादिक खान ये शाहजहांनामा लिखते हैं। शाहजहांनामा इसने लिखा था। अमल ए सालेह यह जो है सालेह द्वारा रचित पुस्तक है, और ये शाहजहां के पूरे काल के संदर्भ में, ये शाहजहां का पूरे काल का विवरण देती है। शाहजहां का पूरा काल, अमल ए साहेल में शाहजहां का पूरा इतिहास। ठीक, ये शाहजहांनामा सादिक खान ने जो लिखा वो 57 के बाद से लिखा। यहाँ तक तो 1657 तक लिखा गया था। 1657 के बाद इन्होंने लिखा, बल्कि इन्होंने अमल ए साहेल शुरू से अंत तक पूरा लिखते हैं। ठीक, चले आगे। औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार कौन था? औरंगजेब भी इतिहास औरंगजेब के काल में भी लिखा गया कुछ समय तक। उसके प्रारंभिक 10 वर्ष का इतिहास लिखा गया। उसके बाद उसने मितव्ययिता का हवाला देकर इतिहास लेखन कार्य को बंद करा दिया। तो ऐसा माना जाता है कि इतिहास लेखन में जो इतिहासकार नियुक्त किए गए थे वो उन्हें ये छूट दी गई थी कि वो बादशाह से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, और दूसरी बात कि वो आलोचनाएं भी कर सकते हैं। तो इन सब कार्यों से वह रुष्ट हुआ और उसने जो है इतिहास लेखन को बंद करा दिया। लेकिन हवाला दिया गया मितव्ययिता का। तो हम आप क्या कहेंगे कि मितव्ययिता के लिए उसने इतिहास लेखन पे प्रतिबंध लगाया था। लेकिन पहले इतिहासकार नियुक्त किए गए थे, वो कौन है? तीसरे का ए, तीसरे का बी, तीसरे का ए और तीसरे का बी। तीसरे का बी आंसर बिल्कुल सही है, मोहम्मद काजिम शिराजी। आलमगीरनामा नाम से इन्होंने लिखा था, और 10 वर्ष, प्रारंभिक 10 वर्ष का इतिहास औरंगजेब का है। उसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष यानी 1677 में 21वें वर्ष 1677 में वह इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा देता है। इतिहास लेखन पर प्रतिबंध औरंगजेब ने कब लगाया? 1677 में, अपने राजाभिषेक के 21वें वर्ष। सुजान राय भंडारी भी इन्हीं के समय के लेखक हैं। सुजान राय भंडारी की कृति आपने देखी, खफी खाबी की कृति भी आपने देखी। भीमसेन नुस्ख ए दिलकुशा, नुस्ख ए दिलकुशा इनकी कृति है, और उस समय के दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए ये कृति काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। ठीक, आगे चलें। किसके सिक्कों पर हिंदू राशि चक्रों का अंकन है? हिंदू जो राशियां हैं, मेष, मिथुन, वृष, इन राशियों का अंकन किसके सिक्कों पर है? तो इसकी राशियों का अंकन
हाँ हाँ, तीसरे का चौथे का इसका आंसर जल्दी दे दें आप लोग। राशि चक्र, राशि थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रयोग कीजिए, इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़े से कॉमन सेंस से जो भाग्य में, राशि में, इन सब चीज़ों में जो विश्वास करता होगा वही अपने सिक्कों पर इसे लगवाएगा ही। 4D, ये जो है राशि चक्र आपके जहांगीर के सिक्कों पर है। ठीक, कॉमन सेंस गड़बड़ हो गया। 5, शाहजहां के काल का पहला विद्रोह कौन सा था? शाहजहां के काल में कुछ विद्रोह हुए थे, 1628 में ही ये विद्रोह हुए थे। और ये पहला विद्रोह कौन सा माना जाता है? तो 1628 में उसके 2 विद्रोह हुए हैं, लेकिन उसमें से पहला कौन माना जाता है? तो पहला विद्रोह इसमें से जो माना जाता है वो है आपका खाने जहां तेलंगाना का, खाने जहां लोधी का विद्रोह। ये 1628 का विद्रोह है और प्रारंभ में इसे दक्षिण में नियुक्त किया गया था, लेकिन दक्षिण में जब आवाज नहीं चलेगा, आवाज आ रही, अच्छा वहाँ रुक गया क्या? तो खाने जहाँ लोधी का, बीच में कुछ नेटवर्क गड़बड़ था, तो खाने जहाँ लोधी का जो विद्रोह है 1628 में, यह भी 1628 का ही विद्रोह है। यह दक्षिण में था और वहाँ पे इसने क्या किया कि बालाघाट को अहमदनगर को सौंप दिया था। बाद में शाहजहां ने इसे बालाघाट को लेने के लिए कहा, नहीं ले पाया। अंततः अहमदनगर पर आक्रमण के बहाने खानजहां लोधी का भी दमन किया गया। जूझर सिंह बीर सिंह बुंदेला के पुत्र हैं, इन्होंने विद्रोह किया था, बाद में इन्होंने समर्पण कर दिया और फिर ये दक्षिण भारत में मुगल अभियानों पे भेज दिया गया इन्हें। चंपत राय का भी विद्रोह हुआ था महोबा में, और पुर्तगालियों का विद्रोह भी 1632 में। ठीक, शाहजहां का मूल नाम शिहाबुद्दीन था। शाहजहां का मूल नाम शिहाबुद्दीन था। उसे खुर्रम नाम किसने दिया था? शाहजहां का मूल नाम शिहाबुद्दीन है। हाँ सोशल जी, बीच में नेटवर्क गड़बड़ था, अब सही है ना? शाहजहां का मूल नाम शिहाबुद्दीन है और उसे खुर्रम नाम जिसने दिया, और फिर बाद में उन्हें किरण-ए-शानी, अपने नाम में किरण-ए-शानी लगाता है और इस नाम से अपना राजाभिषेक करवाता है। जहाँ नूर शब्द मिले, नूर कहीं भी मिले, नूर किसी की पदवी हो या नाम के संदर्भ में, तो वो जहांगीर से संबंधित है, और किरण की जहाँ बात आए वो शाहजहां से संबंधित है। ठीक, तो ये नाम आपको दिया था अकबर ने। खुर्रम नाम खुश रखने वाला इसका अर्थ होता है। ये नाम अकबर ने दिया था खुर्रम को, शाहजहां को। शाहजहां का नाम खुर्रम, खुर्रम के बाद इसे शाह की उपाधि कब मिली थी? शाह की उपाधि शाहजहां को कब मिली थी? 1615। शाहजहां कब कहा गया? शाहजहां कहा गया 1621 में। ठीक, सॉरी 1621 का है, 1617 में जब इसने अहमदनगर के साथ संधि किया। किसके काल में अंतिम रूप से अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया?
मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। किसके समय में? 8 का किसके समय में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया? अहमदनगर पर सबसे पहले आक्रमण अकबर के समय में ही किया गया था। अहमदनगर दुर्ग को भी जीता गया था, लेकिन बाद में वहाँ के जो वजीर हैं, प्रधानमंत्री हैं, मलिक अंबर, उन्होंने अनेक प्रकार का सुधार किया। वहाँ सैन्य सुधार भी किया, आर्थिक सुधार भी किया, उनके सुधारों की बात हुई है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके नेतृत्व में अहमदनगर पुनः जो मुगल क्षेत्र जीते थे, जो मुगलों ने जीता था, उन्हें धीरे धीरे उन्होंने वापस ले लिया। फिर यह आक्रमण लगातार दक्षिण पे हो रहे हैं। अकबर के बाद जहांगीर ने भी आक्रमण किया, शाहजहां ने भी आक्रमण किया, तो ये लगातार आक्रमण हो रहे हैं। तो अंतिम रूप से शामिल करने का श्रेय शाहजहां को जाता है 1633 ईस्वी में। जहांगीर के काल में जो संधियां हुई थी आपके 1617 में हुई थी, 1621 में हुई थी। फिर अहमदनगर से संधि 1621, 1617 वाली जो हुई थी, इसका पालन मलिक अंबर नहीं कर रहा था और मुर्तजा निजाम शाह वहाँ का शासक था। मलिक अंबर ने मुर्तजा निजाम शाह की हत्या करके, मुर्तजा निजाम शाह मलिक अंबर के समय शासक था, उसका मलिक अंबर के निधन के पश्चात उसका पुत्र फतेह खां वजीर बना, प्रधानमंत्री बना। उसने मुर्तजा निजाम शाह की हत्या कर दी और उसकी जगह हुसैन निजाम शाह को शासक बनाया। तो उसी हुसैन निजाम शाह के समय में, शाहजहां के काल में इस पर आक्रमण किया गया और मलिक फतेह खां को मुगल सेवा में ले लिया गया और हुसैन निजाम शाह को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया, उन्हें पेंशन दे दी गई। और फिर इसके बाद अभी भी अहमदनगर बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो एक सरदार हैं शाहजी भोसले, शिवाजी के पिताजी, वो मुर्तजा तृतीय के नाम से एक बालक को वो राजा बनाकर उसकी ओर से मुगल अहमदनगर को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अंततः 1636 में उन्हें भी मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी और मुर्तजा निजाम शाह को वो सौंप दिए और खुद बीजापुर चले गए, बीजापुर की सेवा ले लिए, बीजापुर राज्य में चले गए, अहमदनगर को छोड़ दिए। तो मूल रूप से 1633 में शाहजहां के काल में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। शाहजहां के संदर्भ में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। उसने पुनः हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था, सही है कि गलत है? उसने सिजदा और पाबोश को समाप्त कर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की थी। उसने अपने को इस्लाम का रक्षक घोषित किया था। हिंदू और कश्मीर में हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाह की अनुमति दे दी थी। तो इन कथनों में से कौन सा असत्य है या असत्य है? 8 का सी आंसर बिल्कुल सही था। 9 का चंद्रेश जी 9। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने 1563 में। पुनः शाहजहां द्वारा इसे लगा दिया गया। सिजदा और पैबोश को शाहजहां ने समाप्त कर दिया था और चहार तस्लीम नामक नई प्रथा को शुरू किया था। शाहजहां ने इस्लाम का रक्षक की उपाधि भी धारण किया था। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। यहाँ विवाह की अनुमति नहीं दिया था, विवाह की अनुमति नहीं दिया था, यानी हिंदू मुस्लिम विवाह नहीं कर सकते थे कश्मीर में। तो ये कथन आपका गलत। ठीक, शाहजहां के काल में 1649 में कंधार अभियान का नेतृत्व किसने किया था? 1649 में कंधार अभियान, दरअसल कंधार 1622 में कंधार मिल गया था इन लोगों को। कंधार इनके हाथ से निकल गया था 1628 में, फिर मिल गया था। कंधार ऐसा था कि कंधार को कोई आक्रमण करके जीत नहीं पाता था, वह चालाकी से ही ईरान द्वारा उस पर अधिकार किया जाता था या मुगलों द्वारा अधिकार किया जाता था। तो समय समय पर जब मौका मिलता था वो अधिकार कर लेते थे, जब मौका मिलता था ये अधिकार कर लेते थे।
1600 जब यहाँ 1628 से इन लोगों के पास था, मुगलों के पास, और 1645 तक ये मुगलों के पास बना रहा। 1645 में जब मुगलों ने मध्य एशिया पर एक अभियान किया औरंगजेब और मुराद के नेतृत्व में, लेकिन वह अभियान पूर्णतया सफल नहीं था। वहाँ मुगल सेना जाती तो है मध्य एशिया में, लेकिन वहाँ रुक नहीं पाती, तो आंशिक सफलता ही मिलती थी। इसी से प्रोत्साहित होकर फारस ने कंधार पर अधिकार कर लिया, ईरान ने कंधार पर अधिकार कर लिया। तब शाहजहां ने सबसे पहले 1649 में औरंगजेब को भेजा, फिर 1652 में औरंगजेब को भेजा, और फिर 1653 में दारा शिकोह को भेजा गया। तो 3 अभियान शाहजहां के समय कंधार पर किए गए। पहला अभियान में औरंगजेब गया 1649, दूसरे अभियान में भी औरंगजेब सफलता नहीं मिली, तीसरे अभियान में दारा शिकोह को भेजा गया और दारा शिकोह ने कहा कि मैं जीतूंगा इसे, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसने अपने महल के द्वार पर न्याय की जंजीर लगवाया था? किसने अपने महल के द्वार पर न्याय की जंजीर लगवाया था? 11 नंबर। बी जहांगीर, बिल्कुल सही आंसर। कितनी घंटियां थी इस जंजीर में? इस जंजीर में घंटियों की संख्या कितनी थी? उस जंजीर को हिलाया जाता था तो यहाँ बादशाह को पता लगता था, तो इसमें घंटियां कितनी थी? 60 घंटियां इसमें बांधी गई थी। ठीक। निम्न यूरोपीय यात्रियों के आगमन वर्ष का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया? तो इनका कालानुक्रम से इन्हें व्यवस्थित करने के संदर्भ में विलियम फिंच ये कब आया है? ये आया है आपका, किसके साथ आया था? ये हाकिंस के साथ आया है 1608। विलियम टेरी 1615 में ये टॉमस रो के साथ आया है। टॉमस रो का पादरी है। और पीटर मुंडी 1628 में आए हैं। ट्रेवनियर कई बार भारत आए, 6 बार इनकी यात्राएं हैं, लेकिन सबसे पहले 1640-41 में इनकी यात्रा है। तो इस क्रम में आप इन्हें व्यवस्थित कर लें। टेरी के विषय में आप जानते ही हैं, टेरी और फिंच ने क्या बातें कही थी। पीटर मुंडी वह है जो बताता है कि 1630-32 में दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा था। भयंकर अकाल की बात यही करता है, और यही बताता है कि मुगल बादशाह सिर्फ गंगा जल ही पीते थे। मुगल बादशाह सिर्फ गंगा जल ही पीते थे, अन्य कोई जल नहीं पीते थे। ट्रेवनियर जौहरी है, जौहरी था, और यह काल आपका शाहजहां का है, तो शाहजहां ने इसे अपने रत्नों की पहचान के लिए रखा था। यह भी काल शाहजहां का ही है, शाहजहां के काल में ही वो अकाल भी पड़ा था। मुमताज महल का निधन कब हुआ था? मुमताज महल का निधन कब हुआ था? मुमताज महल का निधन अर्जुबन बानो बेगम नाम है इनका। मुमताज महल इन्हें उपाधि दी गई थी। तो शाहजहां की प्रिय पत्नियों में से है। प्रसव पीड़ा से इनका निधन हो गया, और ये निधन आपको जब शाहजहां दक्षिण में गया था 1630 में, वो दक्षिण अभियान पे था, और वहीं 1631 में
बुरहानपुर में इनका निधन हो गया। खानदेश में है ये, खानदेश की राजधानी था, तो वहीं इनका निधन हो गया था 1631 में। उसके बाद वो लौट आया था, उसका 1632 में लौट आया। दक्षिण में उसका मन नहीं लगता था मुमताज के निधन के पश्चात। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? स्वदेश बांधव समिति का गठन स्वदेशी आंदोलन के समय 16 नंबर कहाँ क्वेश्चन है अभी? स्वदेशी बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति का गठन ये 14 का बता रहे हैं सुनील जी, 14 है तो बिल्कुल सही है। अश्विनी कुमार दत्त द्वारा यह गठित किया गया था और बारिशाल में इन्होंने इसे गठित किया था। और बारिशाल ही ऐसा क्षेत्र था जहां इन्होंने वहां के कृषकों को भी संगठित किया था। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में ये माना जाता है अमूमन कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों का सहयोग इसमें नहीं मिला था, विशेषकर कृषकों का, लेकिन यहाँ बारिशाल में यह सहयोग इनके प्रयत्नों से मिला था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा की भी बात कही गई थी। 10 अक्टूबर 1905 को जो कार्यवाहक मुख्य सचिव थे कार्लाइल, उन्होंने, क्योंकि इस आंदोलन में युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो कार्लाइल ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसे कार्लाइल सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। तो कार्लाइल सर्कुलर में उन्होंने कहा था कि सभी कलेक्टरों के नाम, सर्कुलर यानी सर्कुलर जो जारी किया जाता है एक ही पत्र होता है, कई लोगों के नाम एक ही पत्र जारी किया जा सकता है, तो वही सर्कुलर होता है। तो उसी सर्कुलर को सभी कलेक्टरों के नाम जारी किया गया था और ये कहा गया था कि आपके क्षेत्र में जितने कॉलेजेज हैं उन कॉलेजेज के प्रिंसिपलों से यह सुनिश्चित कीजिए कि वहाँ के विद्यार्थी आंदोलन में भाग न लें। अगर आंदोलन में भाग लेते हैं तो कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबंध किया जा सकता है या विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आदि रोकी जा सकती है। तो इस तरह का प्रेशर, दबाव बनाने का कार्य किया गया था। उसी दौरान 10 अक्टूबर को ये हुआ था और फिर 24 अक्टूबर को एक सभा हुई थी, बिपिन चंद्र पाल भी उस सभा में थे और अब्दुल रसूल की अध्यक्षता में यह सभा हुई थी और उसी में राष्ट्रीय शिक्षा की बात सबसे पहले की गई थी। अक्टूबर 1905 में राष्ट्रीय शिक्षा की बात सबसे पहले की गई थी। तो वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा की बात वहाँ से शुरू हो गई थी। लेकिन रंगपुर में घटना घटी, एक कॉलेज में विद्यार्थियों को निकालने का कार्य किया गया। वहाँ के प्रिंसिपल को वहाँ के जिलाधिकारी ने प्रताड़ित किया। तब रंगपुर के लोगों ने अपने विद्यार्थियों को उस कॉलेज से जाने से मना कर दिया और रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले कोई नेशनल कॉलेज स्थापित होता है तो वह रंगपुर नेशनल कॉलेज है। इसकी स्थापना 8 नवंबर 1905 को हुई थी। इसके बाद 16 नवंबर 1905 को बंगाल में एक सभा हुई जो अपने आप में अभूतपूर्व सभा थी। बंगाल के सभी बुद्धिजीवी इस सभा में उपस्थित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर तक जितने भी विभूतियाँ थीं बंगाल की, वो सभी इस सभा में मौजूद थीं और इसी सभा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, और इसी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तत्वाधान में बंगाल नेशनल कॉलेज का गठन किया गया और यह नेशनल कॉलेज 14 अगस्त 1916 को गठित हुआ। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज का गठन हुआ। तो पहला कॉलेज जो स्थापित हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय, वह आपका रंगपुर नेशनल कॉलेज है। 8 नवंबर 1905 को स्थापित हुआ और
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तत्वावधान में जो पहला कॉलेज गठित हुआ, हालांकि बंगाल टेक्निकल कॉलेज गठित हुआ था 25 जुलाई को ही। बंगाल नेशनल कॉलेज दूसरा है जो 14 अगस्त 1905 को गठित होता है। गुरुदास मुखर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कार्य करती थी। ठीक। और इस बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन है? बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार घोष हैं। मात्र 150 रुपया मासिक वेतन लेकर बड़ौदा रियासत में वो 750 मासिक वेतन पे कार्य करते थे, लेकिन यहाँ इस कॉलेज में सिर्फ 150 रुपया मासिक वेतन पे वो कार्य करने को तैयार हो गए थे। 1906 कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? 1906 कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। उसमें तिलक को अध्यक्ष बनाने की बात थी। बिपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, लेकिन तिलक जो है वो स्वयं लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। हालांकि दोनों लोगों में से कोई नहीं बना और भूपेन्द्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से आमंत्रित कर लिया कि आइए, कांग्रेस में संकट है। तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया माने जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, तो उनका विरोध कोई नहीं कर सकता है। तो उनके विरोध करने की स्थिति में कोई नहीं था, इसलिए दादा भाई नौरोजी यहाँ अध्यक्ष बन गए। ठीक। तो उस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए वो कौन कौन से थे? 16 का डी सभी, बिल्कुल सही आंसर। स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, सभी प्रस्ताव इस कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुए। यह जो बहिष्कार का प्रस्ताव है यह 1905 का जो अधिवेशन है जो बनारस में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले ने की थी। यहाँ भी यह प्रस्ताव पारित हुआ था बहिष्कार का, और इस प्रस्ताव को मालवीय ने रखा था। मदन मोहन मालवीय ने यहाँ बनारस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को रखा था और लाला लाजपत राय ने इसका समर्थन किया था। यहाँ जो प्रस्ताव पारित हुए थे, ये स्वदेशी वाला जो प्रस्ताव है, इस स्वदेशी वाले प्रस्ताव को यहाँ कलकत्ता में इसका समर्थन तिलक द्वारा किया गया और चालू द्वारा इसे रखा गया था। यहाँ जो बहिष्कार है इसको समर्थन किया गया था बिपिन चंद्र पाल द्वारा। बिपिन चंद्र पाल द्वारा समर्थन किया गया और रखा था अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने, और इन्हीं दो प्रस्तावों को लेकर यही बहिष्कार और स्वदेशी के प्रस्तावों की व्याख्या को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ी। इन्हीं दो प्रस्तावों की व्याख्या को लेकर कांग्रेस विभाजन की नौबत आ गई। स्वदेशी आंदोलन ही कांग्रेस विभाजन का जड़ तैयार कर देता है। हालांकि यह बातें तो 1895 से ही धीरे धीरे शुरू हो गई थी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन को जो उग्रपंथी हैं, जो गर्मपंथी हैं, वो पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, लेकिन नरमपंथी सिर्फ बंगाल तक इसे सीमित रखना चाहते हैं। इसी से विवाद बढ़ता गया। सबसे पहले किसने कांग्रेस मंच से सत्याग्रह का सुझाव दिया था? कांग्रेस मंच से सबसे पहले सत्याग्रह की बात किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? सत्याग्रह की बात सबसे पहले जो की गई थी वो आपके लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी, और यह जो है कहाँ की गई थी? 1905 बनारस अधिवेशन में। 1905 बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने सबसे पहले सत्याग्रह की बात कही थी। ठीक, आगे चलें। ब्रिटिश कपड़ा स्वदेशी आंदोलन के दौरान बायकाट यानी बहिष्कार, बायकाट यानी बहिष्कार में क्या शामिल नहीं था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बायकाट में क्या शामिल नहीं था? स्वदेशी आंदोलन में बायकाट किया गया था,
बहिष्कार किया गया था। किन किन चीज़ों का बहिष्कार करना है, तो बहिष्कार में कौन कौन सी चीज़ें हैं? विदेशी कपड़ा, नमक, चीनी का बहिष्कार तो होगा ही होगा। विदेशी कपड़ा का भी होगा, नमक का भी होगा और चीनी का भी बहिष्कार होगा। अंग्रेजी यहाँ वैतनिक पदों और काउंसिल की सीटों से इस्तीफा, तो यहाँ जो है ये वैतनिक पद नहीं बल्कि अवैतनिक पद, अवैतनिक पद। वैतनिक पदों से इस्तीफे की बात सविनय अवज्ञा के पहले नहीं की जाएगी। भारत में जो भी बात 1930 के पहले की जाएगी वो सिर्फ अवैतनिक पदों से इस्तीफे की बात की जाएगी। असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी सिर्फ अवैतनिक पदों से इस्तीफे की बात करते हैं। वैतनिक पदों से इस्तीफे की बात तो सविनय अवज्ञा में करते हैं। तो यहाँ आपका अवैतनिक पद होगा, तो ये आपका कथन गलत होगा। विदेशी वस्तु खरीदने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। उनके बच्चों को भी अपने बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जाता था। उनके घर शादी विवाह में लोग नहीं जाते थे। तो इस तरह से उनका सामाजिक, उनके यहाँ नाई धोबी आदि नहीं जाते थे काम करने, तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। अंग्रेजी बोलना बंद भी इसमें शामिल था। ठीक। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बहिष्कारों में जो शामिल है, चीनी का बहिष्कार। मंदिरों में विदेशी चीनी से बनाए गए मिष्ठान नहीं चढ़ाए जाते थे। पुजारियों ने मिष्ठानों को चढ़ाने से इनकार कर दिया था। बारिशाल, मेमन सिंह, यहाँ के जो मोची हैं, जो धोबी हैं, इन लोगों ने भी, मोचियों ने विदेशी जूतों की मरम्मत से इनकार कर दिया था। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार कर दिया था। रसोइयों ने जिन घरों में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग होता है वहाँ कार्य करने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया था। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। ये चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस का 1907 सूरत का अधिवेशन चौथा अधिवेशन था। अगर ध्यान नहीं है तो आप 1885 से गिन लें, क्योंकि बीच में कोई भी कांग्रेस अधिवेशन ब्रेक नहीं हुआ है, लगातार अधिवेशन हुए हैं। तो आप गिन लें, जितना होगा उतना। ठीक। चले आगे। किसने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा? बीस, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग भूखे राजनीतिज्ञ हैं। 20 का आंसर। बीस का आंसर गरमपंथी आंदोलन पढ़ने में बहुत आनंद आता है ना, तो इसका आंसर आया 20 डी, अरविंद घोष। शुभम जी 20 बी, बंकिम चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अरविंद घोष ने पुराने द्वीपों की जगह नए द्वीप, इसकी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य है कांग्रेस पर कब्जा करना, क्योंकि कांग्रेस जो संवैधानिक सुधार का मंच बनी हुई है, इससे हमें क्रांतिकारी कार्यों का मंच बनाना है। तो ये फिर ये कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए स्वराज क्या है? वह राष्ट्र का जीवन श्वास है। उसके बगैर सामाजिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, व्यक्तियों के नैतिक उत्थान आदि की बात सोचना मूर्खता है।
ये कथन किसका है? अरविंद घोष का है कि किसी भी राष्ट्र का सुशासन क्या है? उसका श्वास है। और उसके बिना अगर आप सामाजिक सुधार की बात सोचते हैं, औद्योगिक प्रसार की बात सोचते हैं, या व्यक्तियों के नैतिक उत्थान की बात को सोचते हैं, तो ऐसा सोचना मूर्खता है। तिलक क्या कहते हैं? तिलक कई चीज़ें कहते हैं। वो कहते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम अपने प्रशासन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो प्रशासन पर कब्जे की बात कौन कर रहा है? प्रशासन पर कब्जे की बात तिलक कर रहे हैं। और कांग्रेस पे कब्जे की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पे कब्जे की बात अरविंद घोष कर रहे हैं। तिलक ने कांग्रेस अधिवेशनों को, तिलक ने ही जो उदारवादी नेता हैं कांग्रेस के, उनकी जो नीतियां हैं उसे भिक्षावृत्ति की नीति कहते हैं। तो कांग्रेस तिलक यहाँ भिक्षावृत्ति की नीति कहते हैं। और लाला लाजपत राय क्या कहते हैं? लाजपत राय कहते हैं कि अंग्रेज भिखारियों से सर्वाधिक घृणा करते हैं और भिखारी घृणा के पात्र हैं भी। तो हमारा यह कर्तव्य है कि अंग्रेजों के सामने हम यह साबित करें कि हम भिखारी नहीं हैं। तो भिक्षावृत्ति की बात तिलक करते हैं और ये कथन लाला लाजपत राय करते हैं। तिलक कहते हैं कि कांग्रेस जो अधिवेशन है ये छुट्टियों मनाने का सम्मेलन है, यहाँ छुट्टियां मनाई जाती है। और कहते हैं कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होने वाला है। और लाला लाजपत राय क्या कहते हैं अधिवेशन को? कहते हैं कि यह एक 4 दिन का राष्ट्रीय मेला है। ठीक, तो ये आपके इन लोगों के कुछ कथन हैं, उनको ध्यान रखिएगा। किसने कहा हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़कर निर्धनों की झोपड़ियों की ओर कर लिया है? किसने कहा था हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़कर निर्धनों की झोपड़ियों की ओर कर लिया है? यही है इस आंदोलन की मनोवृत्ति। यानी मनोवृत्ति का मतलब था कि हम इस तरह से त्याग की बात करते हैं, अपने सुख वैभव को हम छोड़ दिए हैं। ठीक, तो पावर कट की समस्या हमारे क्लास के समय रोज रहती है तो इसके लिए आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें। तो ये राजनिवासों से मुख मोड़कर गरीबों की, निर्धनों की झोपड़ियों की ओर कर लिया है, यह बात लाला लाजपत राय कर रहे हैं। यह कथन लाला लाजपत राय का है कि हम लोगों ने राजनिवास से मुख मोड़ लिया है। ठीक, तो उदारवादियों और जो उदारवादी हैं या नरमपंथी हैं और गरमपंथी हैं, इनमें जो विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, इनके मतभेदों को लेकर अंततः 1907 कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था उसमें विभाजन हो गया। विभाजन का मुख्य मुद्दा जो था वो यही था कि जो उदार नरमपंथी हैं वो किस बात में विश्वास करते हैं? दादा भाई नौरोजी की उस विश्वास में विश्वास करते हैं कि अंततः अंग्रेज जो है न्यायशील है। अगर हमारी समस्याओं को वो जानेंगे तो उसका निराकरण अवश्य करेंगे। तो इसलिए हमें याचना प्रार्थना के माध्यम से अपनी समस्याओं को अंग्रेज़ों को बताना है, तो उनका निदान हो जाएगा। जो गरमपंथी हैं वो इस विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आज तक 1885 से तो आज तक आप 20 वर्ष तक तो सब करते रहे, मिला क्या? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम मिला। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में मिला क्या था? उससे सभी लोग असंतुष्ट थे। फिर जो स्वदेशी आंदोलन चला या बंगाल विभाजन की जो बात हुई, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो बातें हुई थी उसमें जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वराज की बात अब मान ली गई थी। लेकिन जो बहिष्कार और स्वदेशी की बात थी उसकी जो व्याख्याएं थी उस पर गरमपंथी उसकी व्याख्या कुछ दूसरे तरह से कर रहे हैं और नरमपंथी उसकी व्याख्या दूसरे तरह से कर रहे हैं। अंत में स्वदेशी की व्याख्या करते समय गोखले ने कहा था कि जिसको अगर इस व्याख्या को इतर मानना है वो कांग्रेस मंच से जाकर अपनी अलग व्याख्या कर सकता है। बाद में तिलक ने
एक लेख लिखा था और उसमें बताया कि स्वदेशी की जो बात कही गई थी उसमें यह कहा गया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो बहिष्कार की बात या स्वदेशी और बहिष्कार की बात की गई थी, तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो बहिष्कार की बात की गई है उसे कांग्रेस स्वीकार करती है। तिलक ने कहा कि अगर आपको बंगाल तक इसे सीमित रखना था तो प्रस्ताव इस तरह से पारित होना चाहिए था कि बंगाल में शुरू हुआ स्वदेशी या बहिष्कार का आंदोलन बंगाल में कांग्रेस उसका समर्थन करती है। तो वहाँ बंगाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए अब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को भी यह अधिकार नहीं है कि वो इसकी व्याख्या इस तरह से करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मतभेद शुरू हुआ और इस मतभेद में 1907 में एक जूता फेंका गया और सूर्यनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता से होकर गुजरा और वहीं से सूरत विभाजन हो गया। किस नंबर पे थे हम लोग? ये हो गया था ना। हाँ, तो ये कथन जो है आपका लाला लाजपत राय का है। ये कथन लाला लाजपत राय का है। ठीक। बंगाल के क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक बन गई थी। बंगाल के क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक। गुड इवनिंग अमरिंदर जी। बंगाल के क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक बन गई थी। कौन सी पुस्तक? इसमें भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति, वर्तमान राजनीति नहीं पढ़िएगा, इसके वर्तमान रणनीति पढ़िएगा। वर्तमान रणनीति। युगांतर मुक्ति कौने पाथे, मुक्ति कौने पाथे। 23C युगांतर। ये जो है 23 का आंसर बी है, वर्तमान रणनीति। पहली पुस्तक जो आई थी वीरेंद्रनाथ घोष द्वारा। वीरेंद्रनाथ घोष ये अरविंद घोष के छोटे भाई हैं और किससे जुड़े हैं? अनुशीलन समिति। 1907 में जो बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन हुआ था तो अनुशीलन समिति से जुड़े हैं और इन्हीं के साथ भूपेंद्र नाथ दत्त भी हैं। वीरेंद्र कुमार घोष और ये कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त ये विवेकानंद के छोटे भाई हैं। ये अरविंद घोष के छोटे भाई हैं, ये विवेकानंद के छोटे भाई हैं। दोनों जुड़े हुए हैं किससे? अनुशीलन समिति से। तो वारिंद्र कुमार घोष ने वारिंद्र कुमार घोष ने क्या किया? युगांतर 1905 में, सॉरी भवानी मंदिर 1905 में पहली पुस्तक है इनकी। दूसरी पुस्तक वर्तमान रणनीति आई और इसे वर्तमान रणनीति को अश्विनी कुमार ने, अविनाश कुमार चटर्जी ने प्रकाशित करा 1907 में। इसमें जो है वो बताया गया था कि किस तरह से हमें आंदोलन करना है, मतलब क्रांति करनी है। इसमें जो बताया गया था भवानी मंदिर में, इसमें आनंद मठ के शैली पे लिखी गई थी। इसमें बताया गया था कि हम लोगों को ब्रह्मचर्य के माध्यम से मातृभूमि के लिए अपनी शक्ति को संरक्षित करना है और एक तरह से राजनीतिक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना है। तो राजनीतिक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने के विषय में भवानी मंदिर में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमें क्रांति करनी है, किस तरह से हत्याएं आदि करनी है, वो बात इसमें बताई गई। तो ये इनकी पाठ्य पुस्तक बन गई। युगांतर यह पत्र है, युगांतर नामक पत्र 1906 में वारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में, और पहले इसके संपादक हैं भूपेंद्र नाथ दत्त। इन्हें सजा भी हुई थी इसमें लेख छपने के कारण। मुक्ति कौने पाथे, युगांतर में जो युगांतर बंद हो गया तो युगांतर के जो प्रमुख लेख थे, इन लेखों का संग्रह मुक्ति कौनी पाथे में प्रकाशित कराया गया था। और इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से हमें धन इकट्ठा करना है, किस प्रकार से सेना से हमें हथियार प्राप्त करने हैं,
किस प्रकार से हमें हथियार बनाने हैं, बम बनाने हैं। तो ये सारी बातें मुक्तिकों ने पाथे में बताई गई थी। ठीक। 24 संध्या नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? संध्या नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? यह भी एक क्रांतिकारी पत्रिका है और इस पत्रिका के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय है। ठीक। युगांतर और आपके जो युगांतर था वो वारेंद्र कुमार घोष और संध्या के ये हैं अरविंद घोष। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक। युगांतर के ये युगांतर शुरू किया था इन्होंने और प्रथम संपादक हैं, ये प्रथम संपादक हैं इसके। ठीक। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने कब नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की थी? अनंत लक्ष्मण कन्हारे अभिनव भारत मित्र मेला 1899 में मित्र मेला का गठन हुआ। 1904 में अभिनव भारत उसी का रूप हो गया और इसी अभिनव भारत की नासिक के जो करवे गुट है उसने जैक्सन की हत्या कराई। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन है, इनकी हत्या कराई। और अभिनव भारत आप जानते हैं दामोदर बंधुओं द्वारा इसको शुरू किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर इसके अगुआ हैं। इनके भाई जो हैं गणेश सावरकर हैं और एक भाई जो है नारायण सावरकर है। तो बीडी सावरकर 3 भाई इसमें लगे हुए हैं, तीनों यहीं पे हैं। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और विनायक गणेश के जो पर्यायवाची हैं उनको ध्यान रख लीजिए। सावरकर बंधुओं के नाम वही पर्यायवाची हैं। वो विनायक दामोदर सावरकर हैं, एक गणेश दामोदर सावरकर हैं और एक नारायण दामोदर सावरकर। तो इन्हीं लोगों द्वारा अभिनव भारत 1904, 25B 1909, बिल्कुल सही आंसर 1909, दिसंबर 1909 में यह हत्या की गई थी। और इस हत्या के बाद जिनको फांसी दी गई उसमें कन्हारे हैं, बालकृष्ण करवे हैं और विनायक देशपांडे हैं। 3 लोगों को इस हत्याकांड में फांसी दी गई। एक तो कन्हारे हैं, एक करवे हैं और एक देशपांडे हैं, विनायक देशपांडे। तो इन लोगों को फांसी दे दी गई। साथ में बीडी सावरकर उस समय लंदन में है, तो बीडी सावरकर को भी बुलाया गया क्योंकि इस हत्याकांड में जो पिस्तौल पकड़ाई थी वह लंदन से भेजी गई थी, वह लंदन निर्मित पिस्तौल थी। तो इसलिए बीडी सावरकर को भी बुलाया गया और वहाँ इंडिया हाउस में, इंडिया हाउस जो गठित किया गया था, सभी विद्यार्थी यहाँ से जाते थे, वहीं रहते थे। तो इंडिया हाउस का जो रसोइया था चतुर्भुज, वही पिस्तौल लाया था। 20 पिस्तौल वो अपने बक्से में छुपा कर लाने में सफल रहा था। तो बीडी सावरकर को भी लंदन से बुला लिया गया और नासिक षड्यंत्र केस में बीडी सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। और जो नारायण दामोदर सावरकर हैं, छोटे हैं, इसलिए उन्हें मुक्त किया गया। तिलक शिवाजी उत्सव कब मनाना शुरू किए थे? तिलक शिवाजी उत्सव कब मनाना शुरू किए थे? तिलक ने गणेश उत्सव मनाया, शिवाजी उत्सव मनाया। तो शिवाजी उत्सव कब से मना रहे हैं? इसमें कुछ आपके विकल्प कुछ गलत प्रिंट हुए हैं, तो उन विकल्पों को सुधार लीजिए। इनको जो है विकल्प आप अब बताएं। शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, ये दोनों उत्सव किसमें? स्वदेशी आंदोलन में। कहाँ है ये स्वदेशी आंदोलन में? बंगाल में भी
ये दोनों उत्सव मनाए जा रहे हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगर इस तरह का कोई प्रश्न हो कि बंगाल में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाए जा रहे हैं कि नहीं, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये बंगाल तक प्रसारित है। ठीक, तो इसमें गणेश उत्सव जो शुरू किया था उन्होंने 1893 में शुरू किया था और शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू किया था। 1881 आप जानते ही हैं मराठा और केसरी का वर्ष है। मराठा और केसरी जो इनकी पत्रिकाएं हैं उनका वर्ष है। ठीक, तो ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महाराष्ट्र में ये कर रहे हैं। साथ में आपके पंजाब में लाला लाजपत राय हैं ही, दिल्ली में हैदर रजा इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़िए आप लोग। धन्यवाद।